नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आरबीएससी कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 6 के जो टॉपिक है उनकी बात कर रहे थे। पीछे 3 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, आज इसका चौथा पार्ट है। जो आरबीएससी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वो अगर 3 पार्ट मेरे नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाके, जिसका नाम आपको मैंने बता दिया है, जीत सर पॉलिटिकल साइंस, तीनों टॉपिक जाके वहां पर समझ सकते हैं। आपसे एक अनुरोध यही रहेगा कि आप जब भी वीडियो देखें, स्टडी करें, उस समय अपनी बुक और नोटबुक अपने पास में रखें ताकि आप उसको नोटिस करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये प्रयास ऐसे ही जारी रहे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और एक बेल आइकन जो दिख रहा है आपको उसको भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन यानी सबसे पहले आपके पास सूचना पहुंच जाए। तो 3 जो चैप्टर इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो कौन कौन से कर लिए हैं। पहला जो चैप्टर है वो है लोकसभा का गठन, कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो चैप्टर है वो है राज्यसभा का गठन, कंप्लीट हो चुका है। तीसरा जो हमने कंप्लीट किया वो था संसद की शक्ति। संसद की शक्ति का मतलब एल आर की शक्ति। एल आर की शक्ति का मतलब लोकसभा की शक्ति, राज्यसभा की शक्ति। ठीक है, यानी संसद की शक्तियों में संसद का जो भी काम है उसमें एल का भी योगदान है और आर का भी। ये नहीं होगा कि संसद की जो शक्ति आएगी उसमें केवल एल का नाम आएगा, आर का नहीं आएगा, आर का आएगा, एल का नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। संसद की शक्तियों में एल भी आएगा और आर भी, यानी लोकसभा भी आएंगे और राज्यसभा भी आएगी। हाँ, ये हो सकता है कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं और कुछ में ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा को कम शक्तियां प्रदान की गई। तो आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जो है हमारा लोकसभा की शक्तियां। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लोकसभा की शक्तियां। लोकसभा की शक्तियों में अगर हम बात करें तो वही संसद वाली शक्तियां हैं जो लोकसभा में आ रही हैं। नंबर 1 विधायी शक्ति, नंबर 2 वित्तीय शक्ति, नंबर 3 कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति। यह आपकी शक्तियां हैं। एक जो शक्ति इसके अंदर है वो है आपकी निर्वाचन संबंधी शक्ति। यही शक्ति हमने किस में पढ़ी थी? यही शक्ति हमने पढ़ी थी संसद में, और यही शक्ति हम पढ़ रहे हैं लोकसभा में। यही शक्ति हम किस में पढ़ेंगे? राज्यसभा में। सबसे पहली जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब आपको बताया हुआ मेरा विधि या कानून निर्माण की शक्ति, यानी कानून बनाने की शक्ति। कल हमने इस पर चर्चा भी की थी।
लोकसभा के पास कानून बनाने की जो शक्ति है वो किस तरीके से है। आपको मैंने बताया था अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों के बीच स्पष्ट शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो वो है 3 सूचियां जो संघ सरकार के पास है। संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। ये जो 3 सूचियां हैं, इन 3 सूचियों पर लोकसभा क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। अब दोस्तों यहां पर आपको यह बता दूं मैं कि यह मत समझना कि संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची पर लोकसभा ही शक्तियों का निर्माण, कानूनों का निर्माण करती है। राज्यसभा भी इन्हीं सूचियों में कानूनों का निर्माण करती है। तो इसमें मतलब यह हुआ कि इन सूचियों में दिए गए विषयों से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो उसके लिए जो विधेयक आएगा वो एल में भी पारित किया जा सकता है और आर में भी पारित किया जा सकता है। एल या आर दोनों में से किसी में भी पारित किया जा सकता है। एल में पारित किया है हमने, तो देखो इसकी विधि क्या होती है। इसकी विधि ये होती है, एल में पारित होने के बाद ये जाएगा आर में। आर में पारित होने के बाद इस पर हस्ताक्षर होते हैं, वो होते हैं आपके राष्ट्रपति, और उस विषय पर कानून बन जाता है। तो इस तरीके से लोकसभा की जो पहली शक्ति है वो है विधायी शक्ति। विधायी का मतलब होता है विधि निर्माण या कानून निर्माण की शक्ति। उसके बाद अगली जो शक्ति है वो है आपकी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के बारे में अगर हम पढ़ें तो आपके संविधान का एक आर्टिकल है, संविधान का आर्टिकल 109। संविधान का आर्टिकल 109 क्या कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही, यानी एल में ही पारित किया जा सकता है, आर में नहीं। आर यानी राज्यसभा, आर में नहीं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वित्तीय जो शक्ति है वो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज्यादा दी गई है और राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम दी गई है। कैसे कि एक तो वित्त यानी धन से संबंधित जो विधेयक है वो आर्टिकल 109 के अनुसार केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है, लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद लोकसभा सदन द्वारा उसको पारित कर दिया जाता है। जैसे इस तरीके से एल में इसको पारित किया, कहां गया, आर में। आर के पास 14 दिन का समय होता है जो इस पर चर्चा करके और एल को वापस रिस्पॉन्स दे सकता है। तो यहां पर यह है कि अगर आर 14 दिन के अंदर एल को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो उस स्थिति में आर में ये धन विधेयक पारित समझा जाता है। तो बताओ लोकसभा को धन से संबंधित जो शक्ति है वो राज्यसभा की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हुई कि नहीं हुई। अगर हम साधारण विधेयक की बात करें
तो एल में पारित होने के बाद जब आर में जाता है तो उसके बाद 6 महीने का समय होता है। 6 महीने में अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसको रिजेक्ट माना जाता है। परंतु यहाँ पर 14 दिन में जब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उसको आर की तरफ से क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। ये हुई आपकी वित्तीय शक्ति। उसके बाद हम बात करें, कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो देखो यहां पर है कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। अब यहां पर कार्यपालिका का जो अर्थ लगाया गया है वो लगाया गया है मंत्री परिषद से, संघ की मंत्री परिषद। संघीय जो मंत्री परिषद है उसी को ही संघीय कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। अब सीधी सी चीज है, कार्यपालिका पर नियंत्रण का मतलब क्या हुआ, मंत्री परिषद पर नियंत्रण। अब मंत्री परिषद पर नियंत्रण का मतलब क्या होता है, ये मंत्री परिषद है, ये एल के विश्वास, यानी इस मंत्री परिषद पर जब तक एल यानी लोकसभा का विश्वास बना रहता है तब तक मंत्री परिषद अपने पद पर काम करती है। लोकसभा को जब मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं रहता है तो लोकसभा क्या करती है, मंत्री परिषद के खिलाफ या विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, जिससे मंत्री परिषद क्या हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है। यहां पर मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, इसको हम बोलेंगे सामूहिक उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व है, किसके प्रति उत्तरदायी हुई है, एल के प्रति उत्तरदायी है। यानी सीधी सी चीज है, मंत्री परिषद का जीवन काल किस पर टिका हुआ है, एल पर टिका हुआ है। एल में जब तक ये अपना विश्वास बना के रखेगी तब तक इसका जीवन काल है, इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। अब आपको पता होना चाहिए सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है ये मंत्री परिषद है, ये मंत्री परिषद आपकी समझ में आ गई। इस मंत्री में ये मंत्री परिषद में कितने मंत्री हैं, अनेक मंत्री हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब ये हुआ कि इसमें से एक मंत्री ने कोई गलती की है और उस एक मंत्री के गलती के कारण उस मंत्री के विरुद्ध एल क्या कर रही है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है। आगे बात समझे, एल क्या लेके आ रही है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है। एक मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब है पूरी की पूरी मंत्री परिषद का भंग होना, इसको कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। एक होता है आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब होता है एक व्यक्ति किसके प्रति उत्तरदायी है। एक मंत्री परिषद का सदस्य है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है वो, राष्ट्रपति के। यानी वो अगर स्वयं अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग पत्र देना चाहता है या फिर किसी मंत्री परिषद के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो होता है व्यक्तिगत। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन की। सरल सरल चीजें, संविधान संशोधन की बात करें तो आपको ज्ञात होना चाहिए संविधान के आर्टिकल 368 में संशोधन करने का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 368 में संशोधन का प्रावधान है। अब हमें ध्यान में ये रखना है कि पहली बात तो ये कि संविधान में जो संशोधन है वो केवल संसद ही कर सकती है। संसद का मतलब एल और आर ही कर सकते हैं।
सीधी सी चीज है। संविधान के किसी भी भाग में अगर कोई संशोधन करना है तो वो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर करेंगे। तो संविधान संशोधन की शक्ति का मतलब क्या हुआ? संविधान संशोधन की शक्ति का मतलब यही हुआ कि अनुच्छेद 368 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती हैं? संशोधन कर सकती हैं। अब संशोधन की बात यह है कि संविधान के मूल ढांचे में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आवश्यकता अनुसार अनावश्यक चीजों को हटा सकते हैं और आवश्यक चीजों को जोड़ सकते हैं। यही संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। अब है निर्वाचन संबंधी शक्ति। अब निर्वाचन संबंधी शक्ति का मतलब हमें यह देखना है कि एल के सदस्य यानी लोकसभा के सदस्य हैं, वो किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं? एल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किसका? 2 निर्वाचनों में भाग लेते हैं। नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ये हो गया आपका आर्टिकल 54 और ये हो गया आपका आर्टिकल 66। इस तरीके से लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति और आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति। ये हो गई निर्वाचन संबंधी शक्ति। हमें रटन विद्या लगाने की जरूरी नहीं है। निर्वाचन संबंधी शक्ति का मतलब सीधी सी बात है कि किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संविधान संशोधन का मतलब आपको पता है कि संविधान में बदलाव करना। तो संविधान में संशोधन या बदलाव करने की शक्ति है वो संसद के पास है। संसद यानी एल और आर है, ये ही संविधान में संशोधन करते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी लोकसभा की जो शक्तियां हैं, हो सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में 6-7 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि लोकसभा की संरचना लिखते हुए शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ये शक्तियां बहुत सरल चीजें हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देके इसको पढ़ना है। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा उत्साहवर्धन होता है और इस तरीके से हम आपका सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।